This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसन महमूद और आज हम चैप्टर 9 ग्रेड 3 के लेक्चर 2 पे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में एसएलओस को 1 बाय 1 डिस्कस किया था और उसके बाद हमने इंग्लिश इनटू उर्दू ट्रांसलेशन की थी और उसकी कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज भी आपसे शेयर की थी। एक बात जो बतानी बहुत लाजिम है आज के लेक्चर के आगाज से पहले, वो ये कि अगर आपने 3 या 4 लाइंस रीडिंग की करवा दी हैं तो आपके एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे जो आपने रीडिंग करवाई है। तो कोशिश कीजिएगा कि वर्ड्स मीनिंग के साथ साथ आप उनमें से 1-2 जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं आप वो बोर्ड पे तहरीर करें। बच्चों से डिस्कशन करवाने के बाद एक छोटा सा क्रिस्पी सा आंसर बोर्ड पे तहरीर करें और उनको क्लास वर्क के तौर पे करवाएं। एक बात याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल यू आर टीचिंग इन द क्लास और आपने पूरा लेक्चर आपने रीडिंग की है, यू जस्ट स्पोक एंड जस्ट स्पोक, और बच्चा घर गया और बच्चे से उसके माँ बाप ने पूछा बेटा आपने क्या सीखा या आपको क्या क्लास में काम करवाया गया, तो वो ये कहे कि मेरी क्लास में रीडिंग हुई है। ठीक है, रीडिंग एक अच्छी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन यू डोंट हैव अ क्लियर कट विजिबल एंड टेंजिबल प्रूफ कि आपने पढ़ाया है। वो टेंजिबल प्रूफ आपका क्लास वर्क है। इफ़ यू आर इन द क्लास वर्क इज़ मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। आपको प्रॉपर बोर्ड का इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको प्रॉपर बच्चों को इंगेज करना आना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने अगर लेसन रीड करवाया है तो उसमें वर्ड्स मीनिंग को आप पढ़ाएं, साथ में आप फ्रेजेस भी उनको साथ में करवाएं। जैसे कि पिछले लेसन जो ये लेसन हमने पढ़ा था इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जैसे लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स हैं, ये फ्रेज़ आप करवाएं, अंडरलाइन करवाएं। इसी तरह अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स एक फ्रेज़ यूज़ हुई है। अच्छा, इसी तरह वेरी हॉस्पिटेबल पीपल है या ऑलवेज टेक केयर है, इस जैसे जो डिलीशियस डिशेस हैं, सर्व आवर रिलेटिव्स है, वियर कलरफुल ड्रेसेस है, या इसी तरह इवेंट्स आर अरेंज्ड है या स्पेंड मेमोरेबल टाइम है। ये इस जैसी जो फ्रेजेस होंगी ना ये ज़रूर अंडरलाइन करवाएं। और बल्कि मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये उनको कहें कि बेटा ये नोट करें, क्योंकि एक रूल याद रखिएगा कि जो सिंगल लेक्सिकल यूनिट है ना, एक सिंगल वर्ड, वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुमकिन है याद हो जाए लेकिन उसकी मीनिंग भी पता हो, लेकिन वो एक्टिव वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन अगर उसकी जगह पे अब अगर हो फॉलो रिफ्लेक्ट आवर मैनर्स एंड रूटीन, ये हमने एक फ्रेज पढ़ी थी पिछले लेसन के अंदर। रिफ्लेक्ट जाहिर करता है आर मैनर्स, हमारे इखलाक को, तौर तरीक़ों को, एंड रूटीन और रोज़मर्रा के मामूलात को। तो अब अगर ये फ्रेज़ आपने उनको वर्ड बाय वन वर्ड आपने करवा दी, उनको मीनिंग भी करवा दिया, तो इसका ऐसा इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बच्चा भूल जाएगा। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी फ्रेज़ आप करवाएंगे तो यकीन कीजिए बच्चे को किसी ना जब कुछ अरसा ये बार बार वो बच्चा प्रैक्टिस करेगा और याद रट्टा लगाएगा इन शॉर्ट, तो ये साइड वर्ड्स के तौर पे ये फ्रेजेस उसको याद हो जाएंगी, और जब ये याद होंगी तो यकीन कीजिए ये उनकी एक्टिव वोकैबुलरी का हिस्सा होंगी। तो खैर, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरल कम्युनिकेशन। इसके अंदर हमारा लर्निंग द साउंड्स है और इसमें जो पहली चीज़ हमने सीखनी है वो है पेज नंबर 91। आप बच्चों को कहेंगे कि बेटा जस्ट ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 91, और इसके अंदर क्या है, एक तस्वीर बनी हुई है हैन की। उनको कहेंगे ये बेटा प्रोनाउंस करें, वो प्रोनाउंस करेंगे। उन 100% नासी तो 90% बच्चों को पता होगा कि ये हैन है। आप हैन लफ्ज़ जो है ये बोर्ड पे तहरीर कर देंगे स्पेलिंग्स, तो HEN उनको बार बार कहें बेटा देखिए यहाँ पे आपने बोला हैन। अच्छा, इसी तरह आप DEN लिख दें, बोलें डेन, बच्चे बोलेंगे।
अच्छा FEN लिख दें, चाहे उसका मीनिंग बच्चों को आता हो या ना आता हो, या मीनिंग हो या ना हो, इट्स ओके। फैन, अच्छा PEN पेन। अब जब ये लफ्ज़ आप लिखेंगे तो आपने बच्चों को कहना है बेटा देखें इन सब के अंदर विच वाउल डू यू सी, वो कहेंगे हमें एक वाउल दिखाई दे रहा है और वो है E। आपने कहना है गुड। अब देखें यहाँ पे जब बेटा आप पेन लफ्ज़ बोलते हैं, आपने पीन लफ्ज़ नहीं बोला, आपने पेन लफ्ज़ नहीं बोला, आपने क्या बोला? पेन। इट मीन्स यहां पे जो आप ई प्रोनाउंस कर रहे हैं ये बहुत छोटी साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये जो साउंड है इसको आप क्या कहेंगे? शॉर्ट साउंड कहेंगे या शॉर्ट वाउल कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे ई के ऊपर फोकस या फोर्स नहीं किया जा रहा। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी बोर्ड पे, आप ये पूरा ब्रीफ कर देंगे, तो उसके बाद उन्हें कहेंगे कि बेटा लेट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ विच इज रिटन इन द बुक। अब क्या है? इट वॉज अ वेरी वेट डे एंड पेनी द पेट hen was very hungry because she had not yet been fed। अब यहां पे उन्हें कहें देखें बेटा हमने यहां पे कौन सा वाउल अंडरलाइन है जो कलर में है, वो कहेंगे ई। और यहां पे बेटा जितने भी लफ्ज लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कौन सी साउंड दे रहे हैं, तो बच्चे यहां पे फौरन से पहले बताएंगे ये शॉर्ट ई की आवाज दे रहे हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी इस तरीके से बड़ी खूबसूरत तरीके से हो जाएगी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो लर्निंग टू स्पीक है। इसका जो टॉपिक है शोइंग ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट, इसमें हमने क्या करना है कि हमने चूंकि मैनर्स भी तो सिखाने हैं, मैनर्स बच्चों ने कहाँ से सीखने हैं? टीचर से सीखने। एक बात याद रखिएगा, आप बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करेंगे? बातों से तो नहीं कर सकते। एक बात को अपने पल्लू से बांध लें, किरदारों से किरदार पैदा होते हैं। दोबारा से बात सुन लें, किरदारों से किरदार पैदा होते हैं। आप सच बोल लेंगे तो आपके बच्चे भी सच बोलेंगे। आप वक्त के पाबंद होंगे, आपके बच्चे भी वक्त के पाबंद होंगे। आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट होगी, आपके बच्चों के अंदर भी टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी। आपके अंदर क्लास रूम मैनेजमेंट है, आप लेसन को प्लान करके चलते हैं, प्लानिंग और मैनेजमेंट और लीडरशिप की स्किल्स आपके अंदर हैं, तो आप अपने बच्चों के अंदर भी यही स्किल्स और यही कैरेक्टरिस्टिक्स इनकलकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर टीचर। तो यहां पे भी आपने जो चीजें सिखानी है उन्हें, जो मैनर सिखाने, पहले वो अपने अंदर हमें पैदा करने चाहिए। मैं कहता हूं मैंने सॉफ्टली बात कर दी है, मैं ये कहता हूं कि मैंने गरीबों की मदद कर दी है, मैं कहता हूं कि मैंने मेहनत करनी है। ये बातें कहने की हद तक कहता हूं, मेरे हलक से ऊपर ये बातें हैं, लेकिन मेरे अमल में ये बातें नहीं है, तो यकीन कीजिए इन बातों की जरा सी भी वक़्त नहीं होगी। लेकिन अगर यही बातें मेरे किरदार का हिस्सा हैं, तो मैं जब ये बात जो मेरे किरदार से अमल से होके गुजरी है, जब ये मैं बात प्रेजेंट करूंगा, तो यकीन कीजिए मेरे बच्चे उसको ऑन भी करेंगे। मेरे बच्चों ने चूंकि वो काम होता हुआ अपनी नज़रों के सामने देखा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे कॉन्सेप्ट है ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट का, तो पहले नंबर पे तो उस्ताद के अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए, उस्ताद के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए कि वो भी रिस्पेक्ट करे। बच्चों को आप कह के मुखातिब करें, बच्चों की इज्जत करे, बच्चों को बतौर इंडिविजुअल डील करे। बट टीचर के अंदर क्वालिटी हो कि वो ग्रेटिट्यूड वाली सलाहियत हो, उसके अंदर वो हो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स हो, वो उठते बैठते शुक्र करता हो, तो यकीन कीजिए आपके बच्चे भी क्या करेंगे, ये चीज सीखेंगे। अब जैसे कि यहां पे हमारे पास हाईलाइटेड है कि गुड मैनर्स आर वेज ऑफ ट्रीटिंग अदर्स विद रिस्पेक्ट, शोइंग ग्रेटिट्यूड, सम बेसिक मैनर्स कैन मेक लाइफ मच प्लेजेंट। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये टीचर के लिए है कि टीचर
ये काम करे और उसके बाद प्रैक्टिस करवाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों से एलोबरेट करवाएं, डिस्कशन करवाएं, थिंक पेयर की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे वो ग्रैंड मदर को देखेंगे या यहाँ पे अम्मा जान को देखेंगे और वो कहेंगे कि ये जो भी एलोब्रेशन में वो अल्फाज कहते हैं, जो भी वो कहेंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे। फिर आप उन्हें कहें कि हम डायलॉग सुनते हैं या पढ़ते हैं। क्या क्या है कि दादी अम्मा कहती हैं कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, और आप क्या कह रहे हैं, यू आर वेलकम। वहाँ पर उनको कहें कि बेटा कोई आपकी हेल्प करे तो आपने थैंक यू करना है, और थैंक यू के बदले में आपने वेलकम जवाब देना है। और ये प्रैक्टिस करवाएं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपनी नोटबुक देता है, दूसरा बच्चा कहे थैंक यू, तो पहला बच्चा जिसने थैंक यू सुना तो वो आगे से क्या एक्सप्रेस करे, क्या बोले, यू आर वेलकम। ये पूरी की पूरी एक 1.5-2 मिनट की एक्टिविटी होगी, लेकिन ये एक्टिविटी टीचर ने हर रोज शो करनी है, हर रोज रोल प्ले के तौर पे दिखानी है। अगर टीचर थैंक यू कहेगा या अगर वो वेलकम कहेगा तो यकीन कीजिए बच्चे ज्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट हमारी क्या है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस द मैजिक, द गिवन मैजिक वर्ड्स विद देयर फंक्शंस। मैजिक वर्ड्स क्या हैं? अब यहाँ पे वो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ फंक्शंस हैं। बिलमुम नर्सरी केजी क्लासेस, जो इनिशियल क्लासेस होती हैं, उनके अंदर ये अल्फाज सिखाए जाते हैं और इनका मीनिंग नहीं बताया जाता। कि मैं कहूँ कि बेटा प्लीज़, बराए मेहरबानी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ फरमाएं, थैंक यू, आपका शुक्रिया, मैं आई, क्या मैं नहीं। बल्कि टीचर क्या करता है, ये बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार बोलता है, तो बच्चे उसको कॉपी कर देते हैं। इन अल्फाज के कुछ फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल प्लीज़, जब आपने कोई चीज़ पोलाइटली डिमांड करनी होती है। आई एम सॉरी, जब आपने अपॉलोजी करनी होती है। एक्सक्यूज़ मी, जब आपने लेट्स सपोज किसी जगह पे बैठना है या कहीं पे बात, आपने अपनी बात बयान करने को दूसरा बंदा बात कर रहा है, तो ये वो एक्सप्रेशंस हैं या वो जगह हैं जहाँ पर ये अल्फाज अदा करने हैं। ये फार्मूलिक एक्सप्रेशंस हैं जो बार बार रोज़मर्रा ज़िंदगी में टीचर एक्सप्रेस करेगा, रोज़ बरोज़ वो प्रैक्टिस करेगा और डेली रूटीन, तो बच्चे ये अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये बच्चों की डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे जब भी कोई थैंक यू, अब ये किस चीज़ को शो कर रहा है, शोइंग हैप्पीनेस, मे आई परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए, तो ये मैजिक वर्ड्स हैं। जितने भी ये 5 वर्ड्स हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करवाएं। इनको अल्फाज मायने की हद तक बराए मेहरबानी महदूद मत रखिएगा। हमारी कौम के अंदर ये अल्फाज की कमी है, हम शुक्र नहीं करते, हम शुक्रिया अदा नहीं करते, हमारे पास टॉलरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये चीजें सीखी नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो नमक मिर्च से रोटी खा के भी खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके बुजुर्गों ने उनको सिखाया था कि आपने हर हालत में सब्र शुक्र करना है। अब हम पिज्जा बर्गर खा के भी खुश नहीं रहते। वजह क्या है? वजह सिंपल यही है कि हमने उनको शुक्र करना सिखाया नहीं। तो शुक्र करना किसने सिखाना है? ऑब्वियसली पेरेंट्स ने सिखाना है, ऑब्वियसली टीचर्स ने सिखाना है। अगर हम दोनों की कोलैबोरेशन होगी तो यकीन कीजिए हम बहुत अच्छी कौम पैदा करेंगे। ये 92 पेज नंबर था। अब नेक्स्ट जो पेज है वो 93, बच्चों को कहें जस्ट ओपन पेज नंबर 93। अब रीड अलाउड। अब यहाँ पे एक पोएम है जो आपने एक्शन के जरिए से परफॉर्म करनी है, और साथ में आपने कुछ जो जब आप लेसन रीड कर रहे थे वहाँ पे भी स्ट्रेस आपने दिया, कहीं पे राइज एंड फॉल पॉजेज लिए, और साथ में बच्चों को भी बयान करना था। माजरत के साथ मैंने उसमें आपको बताया नहीं, किया तो था लेकिन बताया नहीं सका। लेकिन आपने ये ज़रूर करना है कि उनको कहेंगे जहाँ पे मैं लफ्ज़ पे स्ट्रेस करूँ आपने उस लफ्ज़ पे स्ट्रेस करना है, जहाँ पे मैं किसी लफ्ज़ को मैं प्रोलॉन्ग करूँ उस लफ्ज़ पे आपने प्रोलॉन्ग करना है। कहीं पे पॉज लेता हूँ या कहीं पे तेज़ी से पढ़ता हूँ तो आपने मेरी चीज़ों को या मेरी रीडिंग को कॉपी करना है। इसी तरीके से उनका एक्सेंट बेहतर होगा, उनकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी और उनकी रीडिंग बेहतर होगी। अब जैसे यहाँ पे पोएम है, वी से थैंक यू, वी से प्लीज,
वी कवर आवर नोजेस व्हेन वी स्नीज, और साथ में बाकायदा प्रैक्टिस वो करके दिखाएं कि जब भी व्हेन एवर वी स्नीज वी कवर आवर नोजेस। इसी तरह वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर हैविंग अ स्नैक, कि जब भी हम स्नैक लेते हैं तो हम उससे पहले हाथ धोते हैं। वी ऑलवेज पुट द क्रेयॉन बैक, कि हम अपने क्रेयॉन्स को हमेशा पीछे साइड पे रख देते हैं। वी रेज आवर हैंड्स एंड डोंट कॉल आउट, दैट वे नो वन हैज टू शाउट। ये जो पोएम है ये बार बार प्रैक्टिस करें और एक्शंस के ज़रिए से प्रैक्टिस करवाएं। जहाँ पे वॉश है तो वो बच्चे वहाँ पे वॉश करें, जहाँ पे पुट द क्रेयॉन बैक है तो वहाँ पे अपनी पेंसिल या जो भी उनके हाथ में उनको पुट बैक करवाएं। रेज आवर हैंड्स पे वो दे शुड रेज देयर हैंड्स। अच्छा, इसी तरह एंड डोंट कॉल आउट दैट वे नो वन हैज़ टू शाउट, कि शाउट नहीं करना, ये उनको सिर्फ शाउट के अंदाज में सिर्फ उस पर वो करके और क्रॉस का निशान लगा के बताना है। ट्रांसलेशन नहीं करनी, ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये जहन में रखिएगा। आप अगर ट्रांसलेशन पे ही फोकस करेंगे तो माजरत के साथ बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाएगी। ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द हमारे पास कंटेंट है ये इसीलिए कि बच्चा कुछ इस जैसा इंग्लिश मुसलसल पढ़े और एक्शंस के ज़रिए से समझने की कोशिश करें। वो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, थोड़ी सी शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये एक सादा सा लर्निंग का वो है। उसके बाद क्या है, से एंड स्पेल साइट वर्ड्स, स्पेल द गिवन वर्ड्स। साइट वर्ड्स किसे कहते हैं? जो वो अल्फाज होते हैं जो जोड़ तोड़ के जरिए से ना पढ़ाएं आप बच्चों को। कुछ अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि वो बच्चे साइट वर्ड्स के तौर पे सिर्फ वो लफ्ज ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखे तो फौरन से पहले प्रोनाउंस कर दे, उनको साइट वर्ड्स कहते हैं। गूगल पे जाएं, आपको लिस्ट ऑफ साइट वर्ड्स, वो आपको ग्रेड 1 से ऑनवर्ड एक लिस्ट दे देगा और वो साइट वर्ड्स लेट्स सपोज ग्रेड 1 है तो उसके अंदर 20 से 30 के करीब हैं, ग्रेड 2 है तो उसमें 30-40 के करीब हैं, इसी तरह ग्रेड 3 में भी ऑलमोस्ट इतने ही अल्फाज हैं। यानी मैक्सिमम 100 से 200 वर्ड्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो साइट वर्ड्स के तौर पे करवाए जाते हैं। वो साइट वर्ड्स क्या हैं कि बच्चों को वो लफ्ज़ बार बार बच्चा पढ़े, टीचर बोले, बच्चा पढ़े कि वो उसको रटा एक किस्म का लग जाए कि बच PN जहाँ पे भी लफ्ज़ लिखा हो ना तो उसको स्पेलिंग करने की ज़रूरत ना पेश आए, वो पेन नहीं पढ़े। इवन यहाँ तक कि PNE भी लिखा होगा ना तो साइट वर्ड्स में क्या होता है कि आपका दिमाग आप उसको पेन नहीं पढ़ाएगा। आप देख लें आप कि बाज़ औक़ात ऑब्स्टेकल लफ्ज़ है या लेट्स सपोज ट्रेनिंग लफ्ज़ है, अब ट्रेनिंग या रिसीव लफ्ज़ है। आप में से कितने लोग हैं जो रिसीव में EI या IE को स्पेलिंग्स को गौर से पढ़ते होंगे? बहुत कम शायद पढ़ते हों। क्यों? क्योंकि रिसीव आपने साइट वर्ड के तौर पे याद किया हुआ है। जो साइट वर्ड्स होते हैं वो एक किस्म के क्रैम्ड लफ्ज़ होते हैं और ये बाकायदा करवाने चाहिए ताकि बच्चों की वोकैबुलरी बेहतर से बेहतर हो। अब यहाँ पे भी कुछ साइट वर्ड्स हैं जैसे प्राइड, शो, फेयर, कल्चर। अब ये जो अल्फाज हैं इनकी इतनी दफ़ा अब बजाय आप CUL, कल, TURE, चर, कल, चर इस अंदाज से पढ़ाने की बजाय अगर साइड वर्ड्स के तौर पे आप इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में पढ़ाएंगे तो बच्चों को ये याद हो जाएंगे और ये उनकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या है कि रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपने देने हैं जो कि लेसन से लिए गए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जब आप लेसन रीड कर रहे होंगे तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप क्लास वर्क के तौर पे करवा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस गिव एनी 2 क्वालिटीज ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, बच्चों से डिस्कस करें। और उसके बाद जी वी हेल्प टू नीडी पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, बच्चों ने ये पढ़ा था। वी लिव एज अ फैमिली विद ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, अब ये भी हमने पढ़ा था। तो ये आंसर आप बोर्ड पे तहरीर करें ताकि बच्चे जो हैं लिख सकें। मैं आपको बल्कि सजेस्ट ये करूँगा कि इसमें से कुछ लफ्ज़ों को आप माइनस कर दें। लेट्स सपोज वी हेल्प टू नीडी पीपल की जगह वी सिर्फ हेल्प नीडी लफ्ज़ लिखें। बच्चों को कहेंगे बेटा अब इसके साथ कुछ लफ्ज़ क्या लगाएंगे, हम वी लगाएंगे, ठीक है, हम हेल्प के बाद टू लगाएंगे,
नीडी के बाद पीपल लगाएंगे, या उसके बाद प्रॉब्लम से पहले सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स लगाएंगे। इससे भी थोड़ी सी उनके अंदर एनालिटिकल स्किल पैदा होगी, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी और उनकी कॉम्प्रीहेंशन बेहतर होगी। उनकी राइटिंग स्किल पे आप साथ साथ काम कर रहे होंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट फॉर अस? आखिर ये हमारे फेस्टिवल्स या इवेंट्स जो हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं? तो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू एड स्ट्रक्चर टू आवर सोशल लाइफ्स एंड कनेक्ट अस विद आवर फैमिलीज एंड ट्रेडिशंस। इनकी वजह से हम अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड होते हैं, इन्हीं की वजह से हम अपने ट्रेडिशंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये भी क्या करें, आप साथ में लिखवाएं जिस दिन आपने ये करवाना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम एन इवेंट विच इज अरेंज्ड इन योर एरिया, गिव डिटेल। उनको कहें बेटा आप अपनी तरफ से कुछ 2-3 लाइनें लिखें अगर कोई आपके एरिया में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पोर्ट्स गाला इज अरेंज इन आवर एरिया इन अ प्ले ग्राउंड। देयर आर डिफरेंट स्पोर्ट्स फॉर बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स like jumps, basketball, tennis, musical chair, cricket match, etc. All people of the area enjoyed this event very much. Which festivals do you enjoy the most? Give 2 reasons. इसका आंसर लेट्स सपोज बच्चे देते हैं कि ईद उल फितर है या कोई और, तो आई एंजॉय द मोस्ट ऑन ईद उल फितर बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ डिशेज एंड एट होम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ईदी, या इस जैसा कोई भी आंसर जो बच्चे देंगे। तो आप बच्चों को बोर्ड के ऊपर ये आंसर लिखवा के उनको सॉल्व करवा सकते हैं। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस तरीके से आप उनको क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस का हमारा कॉन्सेप्ट, जिसमें पहली जो हमारा फोकस्ड एरिया है वो वोकैबुलरी बिल्डिंग का है। उसके अंदर हमने पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड। सिलेबल की बात मैंने पहले की थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उसको मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग अ वाउल विद अ साउंड इज कॉल्ड सिलेबल। सादा सी डेफिनेशन ये है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को आप सिलेबल्स का कॉन्सेप्ट सिखाएं, बजाय उनको डेफिनेशनें चटवाने की या रट्टा लगवाने के आप उनको प्रैक्टिस करवाएं। और उसके लिए हैंड शेक एक्टिविटी है या क्लैप एक्टिविटी है या इस जैसी बेतहाशा हमारे पास अवेलेबल हैं एक्टिविटीज़, और वो प्रैक्टिस करवाएं कि बच्चा जो है लेट्स सपोज हैंड चिन एक्टिविटी में क्या होगा कि आप चिन के पास अपना मुक्का सा बना के रखेंगे और बच्चों को कहेंगे बेटा अपना नाम प्रोनाउंस करें। जैसे आई एम हसन, तो मैं बोलूँगा चिन के नीचे मुक्का रख के हसन। अब उनसे मैं पूछूंगा बेटा आप ही हसन प्रोनाउंस करें, तो जब वो हसन प्रोनाउंस करेंगे तो उनकी चिन 2 दफ़ा टच होगी उनके हाथ के साथ, तो उन्हें फिर बताएं कि बेटा इसकी 2 सिलेबल्स हैं। इसी तरह उनको कहें पाकिस्तान, अब पाकिस्तान जब वो इसी तरह प्रोनाउंस करेंगे तो 3 दफ़ा चिन टच होगी उनके हाथ के साथ, तो ये क्या कितने सिलेबल्स हो गए? 3 सिलेबल हो गए। तो ये सिलेबल की प्रैक्टिस ग्रेड 1, 2, 3 के अंदर आप मुसलसल करवाते रहेंगे तो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होगी, उनकी डिक्टेशन भी ठीक होगी। ये बात जहन में रखिए कि जिसकी डिक्टेशन तो उन बच्चों की अच्छी होती है जिनकी रीडिंग अच्छी हो, जिनकी रीडिंग अच्छी होती है उनकी डिक्टेशन बेहतर होती है, जिनकी डिक्टेशन बेहतर होती है उनकी रीडिंग अच्छी होती है। तो आप ये और रीडिंग कैसे या डिक्टेशन कैसे बेहतर होगी? जब उनको सिलेबल्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सिलेबल की बड़ी सिंपल सी चीज़ डेफिनेशन और साथ में एक एक्टिविटी भी मैंने आपसे शेयर कर दी। अब जैसे यहाँ पे एक कल्चर और साथ में उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, अ वे ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे फेस्टिवल या इवेंट या शोज या सेलिब्रेट, अब ये सारी एक्सरसाइज के अंदर जिस तरीके से मैंने आपके साथ शो किया कि अब जैसे
फेस्टिवल, जब वो उसी तरह चिन के नीचे मुक्का रखेंगे और बोलेंगे फेस्टिवल, तो वो 3 दफा चिन टच होगी, तो इसका मतलब है कितने सिलेबल्स हो गए, 3 हो गए, फेस्टिवल। इसी तरह इवेंट, अब ई अलहदा हो गया, इवेंट अलहदा हो गया, और यहाँ पे बेशक आप उनको लॉन्ग और शॉर्ट वाउल्स को कॉन्सेप्ट भी दे दें कि पहले वाला जो ई है वो लॉन्ग वाउल है और दूसरे वाला जो ई है वो शॉर्ट वाउल है, और कनेक्टिविटी ज़रूर पैदा करके रखें इस तरह डिस्कशन के दौरान। ये ना हो कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं तो वो एक दफ़ा दे दिया 2 मिनट के अंदर तो उसके बाद भूल जाएं, ये ऐसा नहीं करना। इसी तरह शोज़, ये सिंपल एक ही सिलेबल होगा, और सेलिब्रेट, तो ये भी हमारे पास, इनको हम सिलेबल के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद साथ में इनके मीनिंग्स भी पढ़ेंगे। अब लेट्स सपोज कल्चर है, तो कल्चर का मीनिंग क्या है, अ वे ऑफ लाइफ, या फेस्टिवल का क्या इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, या उसी तरह इवेंट किसे कहते हैं, लोकल फंक्शन अरेंज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द एरिया। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे दी और दा में फ़र्क भी बता दूँ, हालांकि आर्टिकल का इस्तेमाल इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आपके लिए बता देता हूँ कि हमेशा वो लफ्ज़ जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उससे पहले THE लिखा जाएगा तो वो दा पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर वाउल से पहले THE लिखा जाएगा तो वो दी पढ़ा जाएगा। दी ऑरेंज होगा, द बॉय होगा, सिंपल सा ये है। इसी तरह शोज, डिस्प्लेज या टू परफॉर्म, और नेक्स्ट है सेलिब्रेट टू फील हैप्पीनेस। तो ये हमारे पास सिलेबल्स या मीनिंग हैं इस वोकैबुलरी बिल्डिंग से रिलेटेड। और उसके बाद है लर्निंग टू स्पेल। अब यहाँ पे क्या है कि द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर मिक्सड अप, और आपने बच्चों को कहना है कि बेटा रीअरेंज करें। अब यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ स्कैटर्ड अंदाज में वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चा क्या करे, इसको खुद से परफॉर्म लिखने की कोशिश करे। अब फॉर एग्जांपल पहले में क्या है, सेलिब्रेट है, अब नेक्स्ट जो है वो डोफो नहीं है, वो फूड है, या कुक है नेक्स्ट, या होम है, या इसी तरह नेक्स्ट हमारा ग्रीट है। तो ये सारे के सारे आप बच्चों को कहें कि वो खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से ढूंढें, ये होमवर्क के तौर पे उनको दें। इससे उनको थोड़ा सा एक तो होमवर्क मिलेगा, दूसरे नंबर पे वो दिमाग को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। और इसके बाद हमारा ग्रामर का पोर्शन है। 3 क्लास के अंदर टेंस पढ़ाने नहीं चाहिए असूलन, सिर्फ कॉन्सेप्ट देना चाहिए। टाइम का कॉन्सेप्ट, उनको टाइम लाइन के ज़रिए से कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, दरमियान में एक लाइन लगाएं, उनको बताएं कि बेटा ये दरमियान वाली लाइन है, ये आपकी आज की है, इससे पीछे जो एक एरिया है ये पास्ट का है, जो आपका गुजर चुका पास्ट, एंड जो नेक्स्ट है जो अभी हुआ नहीं है इवेंट, वो फ्यूचर का है। तो उनको सिंपल इतनी सी बात कि बेटा ये जो हमारे लाइफ है ये भी 3 हिस्सों में, एक वो दिन जो गुजर चुका वो पास्ट है, जो आज है वो प्रेजेंट है, जो कल आने वाला है वो फ्यूचर है। आप इनकी डेफिनेशंस के चक्कर में बिल्कुल मत जाइएगा। उन्हें सिंपल यहाँ पे इंतहाई मुख्तसर और सादा तरीके से कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। आई वॉज अ टीचर, मैं एक उस्ताद था। आई विल बी अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँगा, फ्यूचर की बात। इसी तरह ही इज़ द टीचर, वो एक उस्ताद हैं इज्जत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे तो है लफ्ज़ आना चाहिए। ही वॉज अ टीचर, वो एक उस्ताद थे, वैसे था आना चाहिए। ही विल बी अ टीचर, वो एक उस्ताद होगा या होंगे। इसी तरह दे आर टीचर्स, वो उस्ताद असातिज़ा हैं। दे वर टीचर्स, वो उस्ताद थे। दे विल बी टीचर्स, तो यहाँ पे उनको बता दें बेटा इज, एम, आर ये हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। वॉज और वर का कॉन्सेप्ट हमेशा पास्ट में यूज किया जाता है। विल का इस्तेमाल हमेशा फ्यूचर में किया जाता है। और उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए भी दें, बेटा आप जैसे आई एम इन ग्रेड 3, आई वॉज इन ग्रेड 2, आई विल बी इन ग्रेड 4। अब वो इस तरह के जुमले उनको होमवर्क के तौर पे दें, और ये तकरीबन 2-3 दिन दें, ताकि बच्चा इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी वगैरह के जुमले बनाना सीखे। और बच्चों पे भरोसा रखेंगे, वो बच्चे कर लेंगे। उनको स्पून फीडिंग ना करवाएं
सिर्फ वो लेसन की एक्सरसाइज तक महदूद ना रहें। लेसन की एक्सरसाइज तक महदूद रहेंगे तो माजरत के साथ बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। खैर, ये जब ये कर लें तो फिर आप उनको बता दें कि बेटा वर्ब का कॉन्सेप्ट ग्रेड 2 में वो पढ़ चुके हैं, ग्रेड 1 में भी किसी हद तक पढ़ चुके हैं, और ग्रेड 3 में भी वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वर्ब का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब का भी उनको बताया जा चुका है। तो आप उनको फिर यहाँ पे बताएं कि बेटा जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, सिंपल फ्यूचर में विल या शल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो ये उनको बाकायदा से, और ये वाला कॉन्सेप्ट पे रोज के रोज 3-4 मिनट लगाएं, लेकिन ये जो 5, 7, 8, 10 दिन के अंदर ये लेक्चर डिलीवर आपने जब करना है तो ये रोज थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट करें, थोड़ा थोड़ा रोज इंजेक्ट करें। रोज वो 2-2 सेंटेंसेस भी लिखेंगे तो अगर 7 डेज के अंदर ये लेसन आप कंप्लीट करते हैं और रोज वो 2 सेंटेंस भी लिखते हैं तो इसका मतलब है 14 सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। तो वो नंबर ऑफ सेंटेंसेस लिख चुके होंगे, उनकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। उसके बाद क्या है, जब वो ये काम कर लें तो वो कॉम्प्रीहेंशन चेक करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आप यू में आस्क द स्टूडेंट्स कि बेटा इसको खुद सॉल्व करें। अब वो बच्चे पढ़ें, और वो बच्चे पढ़ने के बाद जब पढ़ेंगे ना, द स्टूडेंट्स लिसन्ड लफ्ज नहीं है, डा नहीं पढ़ना, लिसन्ड होता है हमेशा, यहाँ पे टा की साउंड आएगी। लिसन टू द लेसन विद इंटरेस्ट। अब लिसन जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। माई फादर विल कुक फूड टुडे। अब यहां पे विल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, यहां पे प्ले लफ्ज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यहां पे ऑलवेज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। वी वेंट टू आवर विलेज लास्ट संडे, यहां पे वेंट गो की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी, बच्चों को सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब के जरिए से वो खुद कॉम्प्रीहेंड करें, खुद उनकी अंडरस्टैंडिंग आप चेक करें। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो चुकी है तो वो इनको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देख के या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देख के या विल या शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म देखने के बाद वो बता देंगे ये सिंपल का है, ये पास्ट का है या फ्यूचर का है। अगर ये हो जाए तो एक्सीलेंट, वंडरफुल, आपके बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया। अब नेक्स्ट SLOAB में भी था कि हम टू बी वाले सेंटेंस जो क्वेश्चंस हैं वो बनाने सिखाएंगे। चूंकि बच्चों को इज एम आर वॉज वर्क का आपने कॉन्सेप्ट दे दिया था, तो अब यहाँ पे उनके लिए इजी होगा कि इज जो है वो ही शी इट सिंगल पर्सन के साथ लगाना है। प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट वो ग्रेड 1, 2 और 3 में पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है ही शी इट दे वगैरह जो है, उनको इन चीज़ों का अच्छी तरह इल्म है। तो उनको पता होगा कि इस जो हम सिंगल के साथ लगाते हैं और प्रेजेंट में लगाते हैं। आपने इतना बताना है वॉज, अब अगर सिंगल होगा तो वहाँ पे पास्ट में वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा पास्ट के अंदर। अब फॉर एग्जांपल नाउ का लफ्ज शो कर रहा है कि टुडे, आज, तो इसी तरह टुडे लफ्ज जो है वो भी प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो प्रेजेंट में इज एम आर लगेगा। और अगर लास्ट लफ्ज है, प्रीवियस लफ्ज है, यस्टरडे लफ्ज है, तो ये पास्ट की बात हो रही है तो यहां पे वॉज या वर लगेगा। अब फॉर एग्जांपल यहां पे पहले में क्या होगा, इज ही योर फ्रेंड नाउ, नाउ चूंकि यूज हुआ है। यस्टरडे लफ्ज यूज हुआ है तो इसका मतलब है यहां पे वॉज या वर लगेगा। तो यहां पे क्या आएगा, वॉज या वर दे। अब दे के साथ वॉज लगेगा या वर, बच्चों से पूछें, बच्चे जवाब दें। अगर वो कहते हैं वॉज तो आप उन्हें बता दें बेटा नहीं, दे प्लूरल है तो यहां पे वर लगेगा। तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। इसी तरह वर दे वर्किंग वेरी हार्ड टू फिनिश द, सॉरी चूंकि टुडे लफ्ज है एंड पे लिखा हुआ है तो यहां पे वॉज, वर या इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा। आर दे वर्किंग वेरी हार्ड टू फिनिश द वर्क टुडे। इसी तरह नेक्स्ट हम ब्लैंक के बाद क्या है, आई गोइंग टू द मार्केट व्हेन ही कॉल्ड मी। अब चूंकि यहाँ पे कॉल्ड लफ्ज लगा हुआ है तो और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज आई गोइंग। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। यहाँ पे चूंकि
महसूस और बच्चों को बताएं कि बेटा यहाँ पे नाउ या यस्टरडे नहीं है या टुडे या प्रेजेंट लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि आपको अगर डर लगता है तो वो प्रेजेंट में ही डर लगता है। तो आपने चूंकि प्रीवियस को जिक्र नहीं किया तो आपने ये प्रेजेंट का समझ के यहाँ पे क्या लगा देना है, शी के साथ इस लग जाएगा। इसी तरह क्या है यहाँ पे, ही कॉलिंग मी लास्ट नाइट, तो लास्ट लफ्ज आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लास्ट मीन्स यहाँ पे वॉज या वर आएगा और ही के साथ वॉज आ जाएगा। जब ये आप कर दें तो उसके बाद फिर राइटिंग की प्रैक्टिस है। राइटिंग की क्या है कि उनको कहें कि बेटा देखें, ऐड 2 to 4 more festivals of your choice to the list given below from your own surrounding। अब यहाँ पे एक नंबर ऑफ कुछ डेज दिए गए हैं, मंथ्स भी हैं और जो फेस्टिवल्स या नेशनल डेज मनाए जाते हैं वो भी हैं। अब जैसे 23 या 26 से 26 फेब तक स्प्रिंग सीजन है, फ्लावर शो है, तो बिग सिटीज के अंदर ये इवेंट मनाया जाता है। 23 मार्च पाकिस्तान डे है, रिपब्लिक डे टू कमेमोरेट द लाहौर रेजोल्यूशन। इसी तरह 14 अगस्त जो है वो इंडिपेंडेंस डे है, तो ये भी पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी तो मनाया जाता है। एंड सो उन्हें भी कहें इसी तरह वो अपनी बर्थडे का भी इवेंट को इसी तरह लिख सकते हैं, या कोई और भी जैसे 28 मई है उसको भी बीच में एडअप कर सकते हैं योम तकबीर के हवाले से, तो वो अपनी एक लिस्ट तैयार कर लें। उसके बाद एक इंतहाई मज़ेदार टॉपिक है वो क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड है। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर क्या है, हम समझते हैं कि बच्चों को अगर हम ऐसे लिखवा देंगे बोर्ड पे और बच्चे वो कॉपी करके रट्टा लगा के दोबारा से रीराइट कर लेंगे तो बच्चों की राइटिंग ठीक होगी, नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमने स्टोरी बोर्ड पे लिखी, बच्चे ने कॉपी कर ली, रट्टा लगा के दोबारा रीराइट कर दी, रिप्रोड्यूस कर दी, तो बच्चे की राइटिंग अच्छी हो जाएगी, माजरत के साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी कुछ राइटिंग की टेक्निक्स हैं, क्रिएटिव राइटिंग के कुछ टेक्निक्स हैं। आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ी सी सर्चिंग करें। क्रिएटिव राइटिंग की कुछ प्रैक्टिसेस बुक के अंदर बहुत अच्छी हैं, लेकिन आउट ऑफ द बुक भी बहुत सी अच्छी प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, तो आप वो ऑन रेगुलर बेसिस पे काम करवाएं ताकि बच्चा कुछ ना कुछ खुद से भी सेंटेंसेस लिख सके। सिंपल सी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। अगर सेशन के स्टार्ट में जितने बच्चे सुन सकते थे उतने ही एंड पे सुन सकते हैं, या जितने बच्चे पढ़ सकते थे एंड पे उतने ही पढ़ सकते हैं, या जितना बच्चा लिख सकता था उतना ही लिख सकता है, तो माजरत के साथ आपने बच्चों की जिंदगी में कोई इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब यह है कि बच्चे जहां थे वैसे ही हैं। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया एक्सपोजिटरी राइटिंग के लिए। इसमें सिंपल क्या है, अब यहाँ पे देखें एक बक्सा बना हुआ है और उसके अंदर क्या है कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद एक आइडिया होता है, आइडिया 1, फिर आइडिया 2 और उसके बाद कंक्लूजन। उन्हें सिंपल ये बताएं कि बेटा पहला सेंटेंस जो है ना उसमें आपने जो बात करनी होती है उसके बारे में लिखते हैं कुछ। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उस एक आइडिया को, उस बात को सपोर्ट करने के लिए पहला आर्गूमेंट देते हैं, फिर दूसरा आर्गूमेंट देते हैं, एंड पे कंक्लूजन देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप पैराग्राफ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टाइटल है प्लेइंग लूडो से रिलेटेड। अब जैसे इंट्रोडक्शन है, उन्होंने हमें बता दिया बुक ने कि लूडो इज एन इंडोर गेम, इट इज प्लेड। अब ये प्ले की जाती है कैसे, आगे हमें हिंट भी दे दिया, फॉर फन। आइडिया 1 क्या है, फर्स्ट और सेकंड। अब क्योंकि एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर क्या किया जाता है कि डायरेक्शंस दी जाती हैं और साथ में बताया जाता है कि लिंकिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनली, देन वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे भी हमने एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर एक तो आइडियाज देने, इंफॉर्मेशन देनी है, डायरेक्शन देनी है, और साथ में हमने चीज़ों को लिंक करना है इन अल्फाज के ज़रिए से। अब जैसे आइडिया 1 में है कि फर्स्ट, अब यहाँ पे आइडिया 1 में क्या है, प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। सेकंड क्या होता है, इसके गेम्स के रूल्स होते हैं। इसी तरह आइडिया 2 में क्या है, लेटर कि बिगन विद 6 ऑन द डाइस, जब 6 आता है तो हम गेम स्टार्ट करते हैं। देन क्या है, वेट फॉर आवर टर्न, हम क्या करते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कंक्लूजन में क्या होता है, आइदर वी विन और वी लूज। तो ये, और हम क्यों गेम करते हैं, हम इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है, बच्चों को सारे का सारा एक डायग्राम भी दिया गया है। अब उनको कहें कि बेटा आप खुद से कुछ छोटे मोटे जुमले लिखने की कोशिश करें।
वो लिखेंगे, वो इज़-एम-आर की गलती करेंगे, वो स्पेलिंग्स की गलतियां करते हैं, वो ग्रामर की गलतियां करते हैं। इनकरेज देम टू राइट एंड राइट एंड राइट। वो बच्चे लिखेंगे, लिखते रहेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी गलतियां भी ठीक होती जाएंगी। एंड लास्ट ऑफ आर दिस टॉपिक इज फन रीडिंग, जिसमें टंग ट्विस्टर है। बच्चों को कहें कि वो ये जो 4 लाइन्स हैं इनको तेजी से पढ़ें। जो तेजी से पढ़ेंगे दे विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस इट क्विकली। क्यों? ट्विस्टिंग होगी उनकी जुबान की। मिसाल के तौर पे अ सेलर वेंट टू सी व्हाट ही कुड सी एंड ऑल ही कुड सी वाज सी। अब जब बच्चे इस पोएम को बार बार रिपीट करेंगे तो वो इंजॉय भी करेंगे और उनकी वोकैबुलरी भी बेहतर होगी और साथ में कुछ टंग ट्विस्टिंग होगी तो फन भी क्रिएट होगा। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, इट वाज ऑल अबाउट ऑफ आवर लेक्चर 2। उम्मीद है इस लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।